Welcome class. In today's lecture, we are going to learn about Coriolis force. So what is Coriolis force? So before we start this topic, let me briefly tell you about frame of references. So what is a frame of reference? तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जब भी आप मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ता है। मतलब कि जब भी आप मोशन को एनालाइज करना चाहेंगे तो आपको पहले सोचना होगा कि मोशन है क्या। तो जब पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वैरी करता है विथ टाइम तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ओके, तो मोशन का मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ना अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें बताना हो तो हम कैसे बता सकते हैं? ऑब्वियसली पोजीशन बताने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला है डिस्टेंस और दूसरा है डायरेक्शन। अब अगर मैं पूछूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है तो तुम क्या जवाब दोगे? सपोज मैं पूछूं कि पटना कितना दूर है तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम जवाब नहीं दे सकते हो क्योंकि पहले तुम मुझे पूछो कि कहाँ से कितना दूर है, दरभंगा से कितना दूर है, या झंझारपुर से कितना दूर है, या सरसोपाही से कितना दूर है। तो जब भी डिस्टेंस को बताना होता है तो हमें उसे किसी न किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बताना होता है। ओके, तो जिस एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बाकी सारी डिस्टेंसेस बताए जाए उसको बोलते हैं ओरिजिन, मतलब एक कॉमन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमें डायरेक्शन बताना होगा कि क्योंकि जैसे अगर किसी को बताना हो कि पटना कितना दूर है तो सिर्फ ये बताना कि पटना 200 किलोमीटर है। ओके, कि पटना कितना है, 200 किलोमीटर है, ये सफिशिएंट नहीं है। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि पटना 200 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है। हाँ, ईस्ट में है या नॉर्थ में है या ईस्ट और नॉर्थ के बीच के किसी एंगल पे है। तो ये डायरेक्शन भी बताना होता है। तो डिस्टेंस को बताने के लिए हमें चाहिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस और डायरेक्शन को बताने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओके, तो जब हम एक कोऑर्डिनेट एक्सेस और ओरिजिन चूज कर लेते हैं तो एक तरह से हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला ओरिजिन एंड दूसरा चॉइस ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही जानना इसके बारे में काफ़ी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। बेसिकली जब भी हम एक डिफाइन कर लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक ओरिजिन तो हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड कर लिया। ओके, तो अब सपोज करो कि वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि दो तरह के, सॉरी लेट मी जस्ट इरेज दिस वन। ओके, सो हम लोगों को पता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। ओके, जो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज।
ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आता है। ओके, ये बेसिकली न्यूटन का लॉ है भी नहीं, ये गैलीलियो का लॉ है, लेकिन हम लोग इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं। तो इसका आइडिया आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल होगा, कौन सा फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा। तो क्राइटेरिया ये है कि जिस किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's laws are applicable, is known as a inertial frame of reference. ओके, मैं इसका एक होगा तो नोट्स आप लोगों को दे दूंगा, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। तो क्या है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें कि न्यूटन्स लॉज यू कैन अप्लाई डायरेक्टली, और अगर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब हुआ कि Newton's laws cannot be applied. Okay? Basically, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेटेड है with respect to an inertial frame of reference, वो क्या होगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और अगर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस is moving with uniform velocity with respect to an inertial frame, then it will be called a inertial frame. मतलब अगर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. सपोज करो कि एक कार है जो कि इधर रोड पर, आइदर दिस कार is moving with constant velocity c or is stationary at the road, मतलब v या तो जीरो है या कोई कांस्टेंट वैल्यू है. इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, जीरो है. और इस कार में कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है. तो यह आदमी अगर चाहे तो इस कार में अपना एक रेफरेंस सिस्टम बना सकता है इस तरह से. इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है और यहाँ पर इसका ओरिजिन है. अब इस कार में अगर एक सपोज कि हनुमान जी का एक मूर्ति जो है वो क्या है, लटका हुआ है. ठीक है, एक हनुमान जी का मूर्ति इसमें लटका हुआ है. तो अब क्या होगा कि अगर ये वेलोसिटी या तो जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है,
मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये जो मूर्ति है वो क्या रहेगा, वर्टिकली लटका हुआ रहेगा। इस केस में अगर हम फोर्सेज को देखें कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स टेंशन लग रहा है और नीचे की तरफ एक फोर्स वेट लग रहा है। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो यू कैन से T इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम न्यूटन का लॉ अप्लाई कर पा रहे हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसलिए इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो अब सपोज कि यही कार जो है वो इस रोड पर मूव कर रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि देयर इज ए नेट एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसका एक्सेलरेशन है। ऐसे केस में अगर यहाँ पर जो बैठा हुआ आदमी है वो क्या देखेगा कि ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले तो सेट करेगा, फिर ये देखेगा कि ये जो हनुमान जी का जो मूर्ति है ये इस तरह से वर्टिकली लटकने के बजाय क्या होगा कि पीछे की तरफ जो है वो बेंड कर जाएगा। ओके, पीछे की तरफ झुक जाएगा। तो अगर इस केस में ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये हमेशा ये तुम भी अपने यहाँ अगर कोई कार में चल रहा है तो देख सकते हो, या कोई टेम्पो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो जो भी अगर कोई नींबू लटका के रखा है या कोई इसी तरह का मूर्ति लटका के रखा है, तो जैसे ही कार एक्सेलरेट होता है या बस एक्सेलरेट होता है आगे की तरफ, वैसे ही अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो ये जो भी चीज़ लटका हुआ है वो पीछे की तरफ खींचा जाता है। और अगर कार सडनली ब्रेक लगाए कोई, तो ये चीज़ क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर सडनली यहाँ पर सपोज करो कि ब्रेक लगाया गया, सडनली ब्रेक लग गया मतलब एक्सेलरेशन हुआ उल्टा डायरेक्शन में, ओके, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो उस केस में क्या होगा, ये जो हनुमान जी का मूर्ति है ये इस तरफ की जो है वो चला जाएगा। ओके, तो एट सम एंगल थीटा डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन आगे की तरफ लग रहा है तो ये हनुमान जी का मूर्ति पीछे जा रहा है यहाँ पर, और जब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है तो हनुमान जी का मूर्ति क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इसके इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, टेंशन का कंपोनेंट है T cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड्स, और टेंशन का एक कंपोनेंट है T sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसके अलावा एक वेट लग रहा है जो कि कितना है, mg। तो अगर इसके इक्विलिब्रियम को एनालाइज करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या देखते हैं कि T sin थीटा ही एकमात्र फोर्स है। वर्टिकल डायरेक्शन में T cos थीटा इज इक्वल टू mg, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T sin थीटा को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है। ओके, है क्या कोई फोर्स? कोई फोर्स नहीं है। तो ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है वो क्या समझेगा कि न्यूटन का लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। हाँ, लेकिन ये जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, इस आदमी के लिए ये जो मूर्ति है तो स्थिर है, ये मूव ही नहीं कर रहा है। तो अगर ये मूर्ति स्थिर है तो ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब अगर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए मतलब F इज इक्वल टू 0।
लेकिन यहाँ पर तो तुम देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है टी साइन थीटा। इसका मतलब न्यूटन का लॉ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसलिए ये क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरह से अगर यहाँ पर स्टडी करोगे तो तुम देखोगे कि वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, और एक फोर्स लग रहा है टेंशन इस डायरेक्शन में, जिसका एक कंपोनेंट है t cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड्स, और टेंशन का एक कंपोनेंट है t sin थीटा जो कि अप्लाई हो रहा है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हें सिर्फ t sin थीटा मिलेगा। कोई भी फोर्स नहीं है जो कि t sin थीटा को बैलेंस कर रहा हो, है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि देयर इज फोर्स तो है, नेट फोर्स कितना है t sin थीटा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स है और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 0 है। तो मतलब यहाँ पर भी F इज इक्वल टू ma एप्लीकेबल नहीं है। ओके, यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन 0 है और फोर्स है, तो न्यूटन्स लॉ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अब जो है कि तुमने देखा कि ये दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल है, तो कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है। तो अगर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो हमें क्या करना होता है, एक एक्सेलरेशन ऐड करना होता है। F इज इक्वल टू, अगर मैं इधर ma ऐड कर दूं अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था कार का, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके उल्टा उतना ही एक्सेलरेशन हमें ऐड करना होगा, तब हम न्यूटन का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, ma, तो हमारे पास होगा t sin थीटा इज इक्वल टू ma। और अब इसके इक्विलिब्रियम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह इस वाले केस में क्या होगा कि ये जो फोर्स लग रहा है एक वेट mg, और t cos थीटा अपवर्ड्स और t sin थीटा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो चूंकि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स लगाना होगा, और वो फोर्स कितना होगा, ma। अगर हम ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा फोर्स ma लगा रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, जो व्यक्ति ग्राउंड से देख रहा है उसके लिए एक्सप्लेनेशन अगर करना होगा तो वो सीधा बोलेगा कि चलो भाई इस आदमी को t sin थीटा, यहाँ पर अगर मैं पहला केस कंसिडर कर रहा हूँ ये वाला, तो देखो कि t sin थीटा लग रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, और एक्सेलरेशन कितना है इस ऑब्जेक्ट का, a एक्सेलरेशन है, वो किधर है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये कब, जबकि ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जो आदमी यहाँ ग्राउंड पर बैठा हुआ है, कार में नहीं है, ग्राउंड पर जो आदमी बैठा हुआ है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो देखिएगा t sin थीटा का फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन a है, बेसिकली t sin थीटा इज इक्वल टू ma। तो उस आदमी को ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बोलेगा t sin थीटा फोर्स लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t sin थीटा बाय
m। ओके, और इसी तरह इस केस में भी वो बोलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी साइन थीटा बाय m। लेकिन जो आदमी कार के अंदर है उसको ये एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है, एक्सेलरेटेड है मतलब। ठीक है, तो इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। तो इसी तरह से अगर कोई एक लिफ्ट है, ओके, और ये लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, आइदर केस में अगर यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि एक स्प्रिंग बैलेंस के रोड के हेल्प से किसी मास का, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर रहा है, तो वो कितना मेजर करेगा? वो होगा वेट इज इक्वल टू mg। अगर ये स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है ये लिफ्ट, तो भी इसका जो वेट होगा वो क्या होगा? mg। ओके, चाहे v 0 हो चाहे v यूनिफॉर्म हो, बोथ केस में इसका वेट mg ही रहेगा। पर सपोज करो कि ये लिफ्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है विथ एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ। उस केस में अगर ये आदमी यहाँ पर बैठा हुआ यहाँ पर इसका वेट मेजर करेगा, तो वो वेट कितना हो जाएगा? mg डाउनवर्ड्स प्लस ma, वो इतना वेट इसका मेजर करेगा। क्योंकि तुम्हें क्या करना होगा कि ओके, ये इतना वेट मेजर करेगा। ओके, तो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि mg प्लस ma क्यों वेट हो गया इसका, तो हमें क्या करना होगा? इसको एक्सप्लेन करने का कोई भी तरीका है नहीं, हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से, ma, टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा ma है वो क्या है? एक स्यूडो फोर्स है। इसी तरह से अगर ये सेम ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो एक फोर्स ma ऊपर की तरफ लगेगा जो कि स्यूडो फोर्स होगा, और वेट जो होगा वो कितना हो जाएगा? mg माइनस ma। ओके, तो इसलिए ये भी एक क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो कोई भी जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो हमने देखा कि जब भी कोई मोशन होता है जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है जो कि स्यूडो फोर्स होता है। तो इसी तरह जो हमारा ये अर्थ है, ये क्या होता है कि ये अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करता रहता है विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, तो जो भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसमें अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो एक तरह का फोर्स काम करना। तो जो भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है? एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और इसीलिए ये क्या होता है? एक नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो अर्थ का रोटेशन जो है वो इसको क्या बना देता है, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देता है। तो इसी तरह अर्थ के रोटेशन को काउंटर करने के लिए भी हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है जो कि अर्थ के रोटेशन के कारण हमें अप्लाई करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कि अर्थ पर मूव कर रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ओके, तो कोरियोलिस फोर्स क्या है? ए स्यूडो फोर्स that need to be applied because of the rotation of the earth। अब ये कोरियोलिस फोर्स जो है वो मैथमेटिकली कितना होता है और कैसे उसका एक्सप्रेशन आता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।